सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की भूमिका में हमने भाषा से संबंधित बहुत सारी बातों को समझने का प्रयत्न किया है। दो बातें आज समझने का प्रयत्न करेंगे। एक है संधि और एक है समास। सबसे पहले संधि को समझने का प्रयत्न करते हैं। संधि किसे कहते हैं? इससे पहले हमें वर्णों को थोड़ा समझना है। व्याकरण में जो अ, अकार, इकार, उकार, ऋकार, लृकार, एकार, ओकार, ये जो स्वर है इनको स्वर भी कहते हैं और व्याकरण की भाषा में इनको अच कहते हैं। अच का मतलब है सभी स्वर। अच में सभी स्वर आ जाते हैं। और जो ककार, खकार, गकार, चकार, तकार, पकार, ये जितने भी अक्षर हैं इनको व्यंजन बोलते हैं आप, और व्याकरण की भाषा में इनको हल कहते हैं। हल हल कहने से सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो अच कहने से सभी स्वर आ जाते हैं और हल कहने से सभी व्यंजन आ जाते हैं। अब अच और व्यंजन, इन दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध है, अचों का और हलों का आपस में जो परस्पर संबंध है, किस अच को किस व्यंजन के साथ जोड़ना है अथवा किस अच को किस अच के साथ जोड़ना है। अचों को हलों के साथ जोड़ना, अच का मतलब स्वर है और हल का मतलब व्यंजन है। तो किस अच को किस हल के साथ जोड़ना है, अर्थात किस स्वर को किस व्यंजन के साथ जोड़ना है। एक बात। दूसरी बात, किस अच को किस अच के साथ जोड़ना है, अर्थात किस स्वर को किस स्वर के साथ जोड़ना है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, किस हल को किस हल के साथ जोड़ना है, अर्थात किस व्यंजन को किस व्यंजन के साथ जोड़ना है। इसके लिए एक नियम है। उसी नियम को, उसी पद्धति को व्याकरण की भाषा में संधि कहते हैं। तो आइए सबसे पहले संधि शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो आप लिखिएगा, अक्षरों के साथ अक्षर, अक्षरों के साथ अक्षर, पदों के साथ पद, अक्षरों के साथ अक्षर, पदों के साथ पद, वाक्यों के साथ वाक्य, वाक्यों के साथ वाक्य, मिलाकर बोलने को या लिखने को, मिलाकर बोलने या लिखने को संधि कहते हैं।
संधि किसे कहते हैं उसका अर्थ मैंने बताया है। अक्षरों के साथ अक्षर, पदों के साथ पद, वाक्यों के साथ वाक्य मिलाकर बोलने को या लिखने को संधि कहते हैं। अब आप व्याकरण में आप संधि शब्द को ढूंढना चाहे तो नहीं मिलेगा, इसलिए संधि का अपर नाम, दूसरा नाम है संगीता। लिखिए, संगीता को संधि शब्द से कहा जाता है। संधि कहो या संगीता कहो, एक ही बात है। स्वामी जी के गकार है, घा है, घा संहिता या संगीता? संहिता वैसे तो संहिता। हाँ जी, संहिता। हाँ, सकार, हकार, इकार और बिंदी आप लगाइएगा और ता ऐसा लिए संहिता बोलते हैं इसको वैसे तो, और लोग संगीता मोटी भाषा में बोल देते हैं। वैसे बोलना सही उच्चारण है संहिता, संहिता। तो संहिता कहो या संधि कहो, एक ही बात है। और इसके लिए व्याकरण में तो एक सूत्र ही बनाया है इसी संधि को समझाने के लिए, परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता का अर्थ ये है कि वर्णों की अत्यंत समीपता, वर्णों की अत्यंत समीपता को, निकटता को, मेल को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को, निकटता को, मेल को या संबंध को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यंत निकटता कहो, समीपता कहो, मेल कहो, संबंध कहो, उसको संहिता कहते हैं। और ये विशेष रूप से 4 प्रकार का होता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, अच के स्थान में हल, अच के स्थान में हल, हल के स्थान में अच, अच के स्थान में अच, अच के स्थान में अच, हल के स्थान में हल, अच के स्थान में हल, हल के स्थान में हच, हल के स्थान में अच। तीसरा है हल के स्थान में हल, हल के स्थान। स्वामी जी इसको प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से। अच के स्थान में, यहाँ से अच के स्थान में हल, थोड़ा लिखने में भी शीघ्रता करिएगा ना। अच के स्थान में हल, हल के स्थान में हच, हल के स्थान में अच। तीसरा है हल के स्थान में हल, हल के स्थान में हल और अच के स्थान में अच हो जाता है। अब इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं, केवल सुन लेना। अच के स्थान में हल का मतलब है एक स्वर के स्थान में एक व्यंजन होना, यानी एक स्वर को हटा करके व्यंजन आ जाता है, इसका नाम है संधि। पहले वो स्वर दिखाई दे रहा था, अब उस स्वर के स्थान में व्यंजन आएगा, इसको कहते हैं अच के स्थान में हल।
दूसरा है हल्के स्थान में अच, तो एक व्यंजन को हटा करके एक स्वर आ जाता है, इसको कहते हैं हल्के स्थान में अच। तीसरा है हल्के स्थान में हल, एक व्यंजन के स्थान में दूसरा व्यंजन हो जाता है। पहले एक व्यंजन दिख रहा था और उस व्यंजन को हटा करके दूसरे व्यंजन को लाएगा, ये तीसरा है। और चौथा है अच के स्थान में अच, एक अच यानी एक स्वर दिख रहा था, उस स्वर को हटा करके दूसरा स्वर आ जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार की संधियां होती है मुख्य रूप से, और इसके भेद प्रभेद बहुत सारे होते हैं। ये मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के, और बाकी आप जहां भी संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको उदाहरण आपके सामने आएंगे। ठीक है जी। तो ये है संधि के विषय में सामान्य जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। विशेष जानकारी के लिए तो आप लोगों को जो भी संस्कृत के अध्यापक होंगे जहाँ कहीं पर भी, उनसे आप पढ़ेंगे तो आपको संधियों का समझ में आ जाएगा। और जानना जरूरी होता है, जिनको संधि नहीं आती है उनके लिए पढ़ना आसान नहीं हो पाता है। इसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। बिना संधि ज्ञान यह बात समझ में कभी नहीं आ सकती। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, बिना संधि ज्ञान यह बात समझ में कभी नहीं आ सकती। इसके बिना जो जो शब्द का प्रथम और पश्चात स्वरूप होता है वह समझ में कभी नहीं आ सकता। इसके बिना पदार्थ ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान क्यों कर हो सकता है। जब तक यह सब नहीं होता तब तक मनुष्य का अभीष्ट प्रयोजन भी प्राप्त नहीं हो सकता। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। बिना संधि ज्ञान यह बात समझ में कभी नहीं आ सकती। इसके बिना जो जो शब्द का प्रथम और पश्चात स्वरूप होता है वह समझ में कभी नहीं आ सकता। इसके बिना पदार्थ ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान क्यों कर हो सकता है। जब तक यह सब नहीं होता तब तक मनुष्य का अभीष्ट प्रयोजन भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये संधि के बारे में महर्षि ने लिखा है। तो इसलिए संधि, सारी संधियों को एक जगह रख कर के उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। मैं आप सबको, अगर आप लोगों को रुचि हो, पूरा व्याकरण आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जानकारी की दृष्टि से महर्षि स्वामी दयानंद ने 15-16 पुस्तकें लिखी हैं। उन सारी पुस्तकों को आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। किसी अध्यापक से, स्वयं से नहीं हो पाएगा। और वो पुस्तकें परोपकारिणी सभा अजमेर से आपको मिल जाएंगी। तो आप आगे जो मुख्य बात है समास, उसकी जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं। समास को समझने का प्रयत्न करिए। समास किसे कहते हैं? समास उसे कहते हैं कि जिसमें अनेक पदों को एक पद में जोड़ना होता है। समास का उत्तर बता रहा हूं मैं आपको। समास किसे कहते हैं? समास उसे कहते हैं जिसमें अनेक पदों को एक पद में जोड़ना होता है। जब अनेक पद मिलके एक पद हो जाता है, जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाता है, जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है, तब एक पद और एक स्वर होते हैं।
जब अनेक पद मिलके एक पद हो जाता है तब एक पद और एक स्वर, एक विभक्ति, एक लिंग, ये भी आप लिख सकते हैं। जब अनेक पद मिलके एक पद हो जाता है तब एक पद, अब अनेक पद नहीं रहे, वो सब मिलकर के एक ही पद हो गया, और एक स्वर होता है। एक ही पद का एक स्वर, मुख्य स्वर एक होता है। स्वर का मतलब है यहां पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अलग अलग पदों के अलग अलग स्वर होते हैं, किसी पद का उदात्त, किसी पद का स्वरित, इस तरह का अलग अलग स्वर होते हैं। लेकिन जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाता है तो उसका स्वर एक हो जाता है। तो एक पद होना समास का प्रयोजन बताया जा रहा है। भाई समास आप क्यों करते हैं? तो कहा जा रहा है समास इसलिए करते हैं तो अनेक पदों को हम एक पद बनाते हैं, तो संक्षेप हो जाता है वहां पर, और अनेक स्वर होते हैं तो एक स्वर बनाया जाता है। दूसरा प्रयोजन। तीसरा प्रयोजन है कि एक विभक्ति होगी, अलग अलग विभक्तियों के पद होते हैं तो उसको एक विभक्ति वाला पद कर देते हैं हम लोग। अलग अलग लिंग होते हैं तो उसका एक लिंग हो जाता है। तो ये सब समास करने के प्रयोजन हैं। बहुत सारे प्रयोजन होते हैं, कुछ प्रयोजन मैंने आपके सामने रखा है कि अनेक पद मिलके एक पद होना, एक स्वर होना, एक विभक्ति होना, एक लिंग होना होता है। अब आइए, जैसे संधि के विषय में बताया था आपको, ऐसे समास के विषय में भी समझने का प्रयत्न करना। संधि में और समास में थोड़ा सा अंतर है। संधि में ऐसा नहीं होता है कि अनेक पद जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक स्वर हो जाए और एक विभक्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पर समास में हो जाता है, वहाँ मिल कर के रहते हैं लेकिन सब अपने अपने स्वतंत्र रहते हैं। संधि में जैसे बताया था ना, अनेक अक्षर मिलकर के एक हो गए, अनेक पद मिलकर के एक हो गए, अनेक वाक्य मिलकर के एक हो गए, वो संधि है, वो संहिता है। पर वहाँ सब अपने अपने अस्तित्व रखते हैं, सबके अपना अपना वर्चस्व रहता है संधि में। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। समास में एक पद हो जाएगा और अनेक पद नहीं कहलाएंगे। संधि में ऐसा नहीं होता है। दो पद मिलकर के इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, लेकिन सब दोनों का अपना अपना अस्तित्व रहेगा। दो पद माने जाएंगे, एक पद नहीं माना जाएगा। लेकिन जब समास होता है, यहाँ पर भी जुड़ना हो रहा है, मिलना हो रहा है। यहाँ पर भी एक प्रकार से संहिता जैसा है, लेकिन यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ एक ही पद माना जाएगा, वो अलग अलग पद नहीं माने जाएंगे समास में। और समास में अलग अलग विभक्ति नहीं होंगी, एक ही विभक्ति होगी। संधि में तो सबकी अपनी अपनी रहती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही विभक्ति होगा। संधि में तो सबके अपने अपने लिंग होंगे, कोई पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है, अपने लिंग वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन समास में ऐसा नहीं है, एक पद हो गए तो लिंग बदल जाएगा। संधि में अपने अपने स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि। लेकिन समास में ऐसा नहीं, एक ही स्वर रहेगा। एक ही स्वर का मतलब मुख्य एक रहेगा। वहां हर पद का अपना मुख्य स्वर होंगे और समास में एक स्वर होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे चार पद है, मान लीजिए रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः, चार व्यक्ति हो गए, चार शब्द हो गए। चारों के अपने अपने अलग अलग जो है स्वर होंगे। अलग अलग शब्द है तो सबके अपने अपने अलग अलग स्वर होंगे। लेकिन जब वो समास होकर के एक पद बन जाएगा तो अलग अलग स्वर नहीं होंगे, एक स्वर रहेगा, एक मुख्य स्वर रहेगा। अलग अलग शब्दों में एक एक मुख्य स्वर रहेगा, बाकी गौण स्वर होंगे उसमें। लेकिन इसमें एक ही मुख्य स्वर रहेगा, ऐसा। तो एक स्वर इसको ऐसा कहते हैं। ये तो राम
लक्ष्मणा, भरता, शत्रुघ्ना, ये तो मैंने आपको सब पुल्लिंग के शब्द बताए हैं। मान लो कोई शब्द पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसक लिंग है, मिल गए तो सब लिंग हट जाएंगे, एक लिंग बन जाएगा। वो समास बताएगा कि कौन सा लिंग रखना है, वो अलग बात है, लेकिन लिंग एक हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? समास का मतलब क्या होता है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो ये समास है। समास जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये 4 समास होते हैं। देखिए, जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो संधियां भी बहुत सारी आती हैं वहां पर, तो आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। संधियों की जानकारी होती है तो पढ़ने में, अलग करने में आसान रहता है। और जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे ऋषि, इसमें ये समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है, इसमें द्वंद्व समास है, इसमें ये समास है, ये भी बताएंगे बीच में। तो आपको जानकारी होती है द्वंद्व समास इसको कहते हैं, बहुव्रीहि का मतलब ये होता है। ये मोटा मोटा आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ये द्वंद्व क्या होता है, ये बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है, अब उसी को पकड़ के रखेंगे और आगे जो सिद्धांत बताए जाएंगे उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए ये मोटी मोटी जानकारी इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो अत्यंत आवश्यक है उसको हमें समझना चाहिए। जैसे जीने के लिए जो जो आवश्यक साधन होते हैं वो आप जुटाते रहते हैं ना, तो ऐसे ही किसी शास्त्र को पढ़ने के लिए जो आवश्यक जानकारियां चाहिए वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और वो आपको समझना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। और जितना धैर्य व्यक्ति में होता है, याद रखना मेरी बात को, आप गांठ बांध करके रख सकते हैं, क्योंकि सभी में धैर्य की बहुत बड़ी कमी है। सभी का मतलब है हम सब में, किसी में कितना प्रतिशत, किसी में कितना प्रतिशत। और जो 100% धैर्य रखता है, समझ लेना वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और आपने उपनिषदें पढ़ी हैं, अभी इससे पहले, न्याय से पहले वेदांत आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर धैर्य के बारे में कितने बार आया है। उपनिषदों में तो भरमार है धैर्य धैर्य धैर्य। पति से, पत्नी से, बेटों से, बेटियों से, सास से, बहू से, पड़ोसी से, ग्राहक से, हर किसी के साथ हमारा व्यवहार होता है। और हर किसी के साथ हम धैर्य जितना रखना चाहिए हमें, वो धैर्य हमारे में बिल्कुल नहीं है। आँख बबूला हो जाते, पता नहीं क्या कर लेता है, ऐसा लगता है कि बस ये आदमी नहीं है, कुछ और ही है, ऐसा लगता है। धैर्य बहुत कम है हमारे। सहन शक्ति असल में है ही नहीं। आपको लगता है मैं बहुत सहन करता हूँ या करती हूँ, कुछ नहीं करते। आपका सारा सहन करना वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप 10 बार करके 11वें बार करते नहीं हैं, 20 बार सहन करके 21वें बार नहीं करते। मतलब सहन करने का मतलब समझ लीजिए, सहन करने वाला हमेशा के लिए करना है। नहीं, मेरी एक सीमा होती है, मैं भी तो आदमी हूँ, तो ठीक है, जाओ दुख सागर में डूबे रहो। मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, सुखी बने रहना है, हमेशा आनंदित रहना है, तो यहाँ सीमा नहीं बनाई जाती है।
ये भूल जाइए, लौकिक व्यवस्था को भूल जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो, किसी को चला रहे हो, वहाँ पर वो काम नहीं करता है तो सहन करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रसंग को समझने का प्रयत्न करना, उल्टा अर्थ मत लगाना, विकल्प में दिमाग मत दौड़ाना। हमेशा आदमी विकल्प में दिमाग दौड़ाता है और जो बताया जाता है उसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता। अरे मैं पत्नी को सहन करने की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्यों सीमा बांधते हो आप? आपने स्वीकार किया उसे, पति को, पत्नी को, बेटे को, बेटी को, सास को, बहू को, आपने सबको स्वीकार किया है, वहाँ सीमा बांधते हो भले आदमी। व्यवहार ही नहीं करना नहीं आता है आपको, अब सीमा बांध, नहीं मेरी भी एक सीमा होती, मैं भी तो औरत हूँ, मैं भी तो आदमी हूँ। अरे तो फिर आप अकेले रहते हैं ना, मिलकर के क्यों रह रहे हो आप? अकेले तो आपको कोई दबाएगा नहीं, आपको मिलके रहना है तो आपको तो सहन करना ही होगा। और नहीं करना सहन, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, हाँ, मिलके नहीं रह सकते फिर आप। ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, इसलिए तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो आइए, तो ये जो बात कही जा रही है इसको समझने का प्रयत्न करिए, धैर्य रखिएगा, तो आपको धीरे धीरे सारी बातें आएंगी। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब IAS IPS या किसी को IIT में, किसी को एम्स में, किसी को IIM अहमदाबाद में ऐसे एंट्री करना चाहते हैं तो उनको कितना मेहनत करना पड़ता है। वो तो रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों को इकट्ठा करने के लिए उनको इतना मेहनत करना पड़ता है। ये तो जीवन का प्रश्न है, जीवन भर सुखी रहना है हमको, आत्मा को हमेशा शांत रखना है, तृप्त रखना है, संतुष्ट रखना है, निर्भीक रखना है, स्वतंत्र रखना है। इसके लिए मेहनत किए भी नहीं हम ऐसा हो जाएंगे, इसलिए धैर्य बहुत रखना पड़ता है। आइए, समास जो 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास के 2 भेद होते हैं। अब बस इतना ही समझ लेना, 2 प्रकार के भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जब आप समास पढ़ेंगे किसी अध्यापक से तब आपको समझ में आएगा। बस इतना ही लिख लेना, अव्ययी भाव समास के 2 भेद होते हैं। अब मैं अव्ययी भाव समास को समझाने का प्रयत्न करता हूं। अव्ययी भाव समास, नाम है अव्ययी भाव। अव्यय कहते हैं, आपको पता है अव्यय किसे कहते हैं? भूमिका आपके सामने रखी है ना, संस्कृत की सारी भूमिका, वो सब दोहराना पड़ेगा। अब आप, हाँ जी अव्यय किसे कहते हैं, अब यहाँ आप भूल कर दोगे, आपकी यहाँ समझ में नहीं आएगा, गया फिर आपका इतने दिनों का मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सारे पीछे प्रसंग को आपको अनेक बार पढ़िएगा, जब तक आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, जब तक आपके मन के अंदर उसके संस्कार गहरे नहीं पड़ेंगे ना, गोलगप्पे के और पता नहीं क्या क्या आप खाते हैं या खाया है आज तक, सबके संस्कार बना रखा है ना आपने। और जब वो दोबारा खाने की इच्छा होती है उन सबको, खाने की, पहनने की, देखने की, वो संस्कार बना रखे ना, ऐसे इसका बना लो आप। और जब तक ऐसा नहीं बनेगा ना, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये माना जाएगा। मतलब गोलगप्पा बोलते ही आपको सोचना पड़ता, परांठा किसे कहते हैं, पूछना पड़ेगा आपको, परांठा किसको कहते हैं, क्यों जी, गोलगप्पे किसको कहते हैं, हाँ, पूड़ी किसको कहते हैं, हाँ, बैंगन का भरता किसे कहते हैं, पूछना पड़ेगा आप लोगों को। सारे संस्कार बना रखिए ना, आपको सब समझ में आता है आपको। तो जैसे उनके संस्कार बनाए हैं तो इनके भी संस्कार बनाइए, अच्छे संस्कार भी तो हमको बनाना पड़ेगा ना। तो आइए, अव्ययी भाव समास में अव्यय की प्रधानता होती है। जब 2 शब्दों को मिलाते हैं ना हम लोग, समास का मतलब है ना अनेक पदों को एक पद बनाना, और उस अनेक में कम से कम 2 पद तो होने चाहिए। जब 2 पदों को हम मिलाते हैं, 2 पदों को मिलाओ, 3 पदों को मिलाओ, कितने ही पदों को मिला सकते हम लोग? मैंने कहा कितने ही पदों को मिला सकते। समास में यही विशेषता है कि अनेक पदों को मिलाना, कम से कम 2 होने चाहिए, तभी तो समास करेंगे। तो जब अनेक पदों को मिलाते हैं, तो जैसे मान लीजिए 2 पदों को मिलाया हमने और 2 पदों को मिलाया, 1 पद बना दिया। अब समस्या है कि मुख्य किसको रखें, प्रधान किसको रखें, चौधरी किसको बनाएं?
बड़ी समस्या होती है ना। हाँ, चौधरी कौन बने? चौधरी का मतलब मालिक या जो भी आप कह सकते, मतलब मुखिया व्यक्ति। हाँ जी, पतिदेव हो सुन लो। हाँ, मुखिया कौन रहे? अरे भले आदमी, कभी आप मुख्य हो जाओ, कोई बात नहीं, जब आपकी बारी आ जाए, जब पत्नी की बारी आए तो पत्नी को मुख्य बना लो। हमेशा आप ही क्यों मुख्य रहते हो? सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है ना, हर जगह आप ही मुखिया क्यों बन के रहते हो? जीना भी सीखो, जीना भी नहीं आता आदमी को। तो अव्ययी भाव समास में क्या है, ये जीना भी सिखा रहे हैं हमको। केवल शब्दों का समास हो रहा है तो शब्दों के साथ व्यवहार, अभी शब्दों को पढ़ के भी हमको क्या लेना देना है जी? होता होगा अव्ययी भाव, होने दो। तत्पुरुष होता है, होने दो। बहुरी होता है, होने दो। द्वंद्व समास होता है, होने दो। होंगे ये सब, पर इनको हम व्यवहार में भी तो लागू करके देखना है ना। इन सबको केवल पोथियां नहीं पढ़ना है ना, हमको शब्दों को नहीं पढ़ना है, व्यवहार के साथ जोड़ करके इनको देखना है। जब कोई बात पढ़ी जाती है, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? वहाँ तो रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों को पाने के लिए पढ़ते हैं, उसका इतना ही मतलब है। कोई कोई पढ़ता होगा, जो पढ़ा है उसको जीवन में उतारने के लिए पढ़ता होगा, तो एक अलग बात हो गई। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो जो भी पढ़ेंगे हम वो जीवन में उतारने के लिए पढ़ेंगे। कोई नौकरी करना तो हमारा उद्देश्य नहीं, कोई पैसा कमाना तो उद्देश्य नहीं है, अथवा इनको पढ़ करके रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधनों को पाने का उद्देश्य तो है ही नहीं हमारा। इसको जीवन में उतारना है हमको। तो जब दो पद मिलकर के एक हो रहे हैं, तब मुख्य कौन रहे, किसको मुख्य रखा जाए? तो अव्ययी भाव समास कहता है अव्यय को मुख्य रखना, इसलिए उसका नाम ही अव्ययी भाव समास है। जाना आचार्य, बीच में नहीं बोलना है। हाँ जी, अनुशासन का पालन करिएगा। तो मुख्य कौन रहे? दो जब आपस में शब्द मिल रहे हैं तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास कहता है। देखो जी, नाम है अव्ययी भाव। अव्यय की प्रधानता होगी, अव्यय को मुख्य बनाना है। तो जब दो शब्द आपस में मिल रहे हैं तो एक उसमें अव्ययी रहेगा, एक बिना अव्यय यानी संज्ञावाची हो सकता है, एक क्रियावाची हो सकता है। शब्दों को आपको पता है ना, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है अव्यय, अर्थात जिसको आप निपात कहते हैं। निपात कहो अव्यय कहो एक ही बात है, ये भी आपने पढ़ा है। तो एक अव्यय रूपी निपात होता है, एक संज्ञावाची शब्द होता है। अव्यय शब्द, संज्ञावाची शब्द, उपसर्ग शब्द और आख्यात शब्द, 4 ही तो शब्द होते हैं। दुनिया भर में 4 ही प्रकार के शब्द हैं, इन्हीं का हमें समास करना है। तो जब समास कर रहे हैं तो एक अव्यय पद है और एक संज्ञावाची पद है, और दोनों का समास करें तो इसमें मुख्यता किसकी रहेगी? तो ये समास कहता है अव्यय की मुख्यता रहेगी। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय की मुख्यता रहती है। उदाहरण लिखिएगा। कुंभस्य समीपम, कुंभस्य समीपम, कुंभ, कुंभस्य समीपम। कुंभ कहते घड़े को, तो घड़े की समीपता, घड़े के समीप, घड़े के पास। तो समीपम को बताने के लिए उपा शब्द, उपा अव्यय आएगा, उपनिपात आएगा। उपा का मतलब समीप। उपा अव्यय शब्द का अर्थ है, उपा एक अव्यय है, एक निपात है, इसका अर्थ है समीपता, निकटता। तो उपा और कुंभ ये दोनों के बीच में समास होता है, तो उसको उपकुंभम कहते हैं। कुंभस्य समीपम दोनों को मिला देते हैं तो उपकुंभम शब्द बनता है, उपकुंभम। अब देखिएगा, कुंभस्य में विभक्ति क्या थी? षष्ठी विभक्ति है। अब वो विभक्ति हट गई उसकी, उपकुंभम, अब दूसरी विभक्ति आ गई। तो उपकुंभम का अर्थ होता है घड़े के समीप। तो अब यहां घड़ा मुख्य है या समीपता मुख्य है, वो आपको समझना है।
समीप मुख्य, समीपता को बताया जा रहा है, तो यहाँ अव्यय की प्रधानता है। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय की प्रधानता होती है, ये लिख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द की या अव्यय रूपी निपात की प्रधानता होती है, उसी की मुख्यता होती है। आपने लिखा था अव्ययी भाव समास दो प्रकार का होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 9 प्रकार का होता है, बड़ा समास है ये। तत्पुरुष समास 9 प्रकार का होता है। अब इसमें मैं दूसरे ढंग से भी आपको बता सकता हूं। जैसे अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा है, तो अव्ययी भाव समास में आप देखेंगे ना, समास पद को देखिएगा, उपकुंभम शब्द बना है। तो उप जो है पूर्व पद कहते हैं उसको, और कुंभम को उत्तर पद कहते हैं। उप शब्द है सबसे पहले है, उसको पूर्व पद कहते हैं, और कुंभम जो है बाद में, उसको उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद उत्तर पद, जब समास होता है तो पूर्व पद और उत्तर पद का समास होता है, यानी पहले वाले शब्द को और बाद वाले शब्द को, दोनों को मिला करके समास बनाते हैं। अब लिखे पहले लिख दिया इसलिए पहले रहेगा, ऐसा नहीं है। समास जब बनता है तो आप उसको पहले लिखो, अंत में लिखो। जब समास बनेगा तो वो ऊपर ही पहले आएगा, क्योंकि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पहले वाला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, पूर्व पद का मतलब है जो प्रथम लिखा हुआ पद है उसकी प्रधानता होती है, और वो अव्यय होना चाहिए। अब यहाँ एक बात आपको ये भी समझना है, जो समास होता है या जो संधि होती है, संधि को भी आपने अभी समझ लिया था, और जो समास होता है, समास होने से पहले की जो स्थिति है या संधि होने से पहले की जो स्थिति है, उसका एक नाम देते हैं व्याकरण की भाषा में, उसको कहते हैं विग्रह। विग्रह का मतलब है अलग अलग रहते हैं, अलग अलग अक्षर, अलग अलग पद, अलग अलग वाक्य, ये अलग अलग रहते हैं। उनको अलग अलग रहने वाले अक्षरों को, अलग अलग रहने वाले पदों को, अलग अलग रहने वाले वाक्यों को विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब अलग अलग, सब अलग अलग रहते हैं। जब उनको जोड़ते हैं तो संधि बन जाती है, जब उनको जोड़ते हैं तो समास बन जाता है। उसको हम विग्रह वाक्य और समस्त पद या विग्रह बस इतना ही लिखिए। विग्रह का मतलब है संधि का विग्रह भी होता है और समास का भी विग्रह होता है। संधि को अलग अलग करते हैं तो वो संधि का विग्रह कहलाता है, और जब समास को अलग करते हैं तो उसको समास का विग्रह कहते हैं। तो विग्रह अक्षर, विग्रह पद, विग्रह वाक्य वो संधि में होगा, और समास में विग्रह पद या विग्रह वाक्य ऐसा होता है। तो तत्पुरुष समास जो है 9 प्रकार का होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की मुख्यता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी बाद वाले पद की मुख्यता होती। अव्ययी भाव समास में पहले वाले पद की मुख्यता है, तत्पुरुष समास में बाद वाले पद की मुख्यता है।
अब तत्पुरुष समास 9 प्रकार का होता है, उन प्रकारों में हमें नहीं जाना है। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं तत्पुरुष समास का। देखो जी, एक है होता है राजा और एक होता है उसका बट। बट का मतलब है सैनिक। एक होता है सैनिक और एक होता है राजा। अब दोनों को मिला दें हम, राजा और पुरुष दोनों को। उस सैनिक को पुरुष कहते हैं यहाँ पर संस्कृत में। तो राज्यः पुरुषः, विग्रह वाक्य लिखिएगा, विग्रह पद लिखिएगा, राज्यः पुरुषः। राज्यः पुरुष, राज्य में षष्ठी विभक्ति है। यह रूप अलग प्रकार का चलता है। राजा है ना, राजा, राजानो, राजानः, ऐसा इसका रूप चलता है। तो षष्ठी विभक्ति में राज्यः ऐसा बनता है। शब्दों के रूप भी अलग अलग होते हैं ना। एक अकारांत शब्द होता है, एक इकारांत शब्द होता है, एक उकारांत शब्द होते हैं। तो आप संज्ञावाची शब्दों का रूप कैसे चलते हैं, उसके लिए भी एक पुस्तक बनाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो सबके लिए अलग अलग पुस्तक, संधियों की अलग पुस्तक, समास की अलग पुस्तक, और सब संज्ञाओं की अलग पुस्तक, और सब आख्यातों की अलग पुस्तक। ऐसे अलग अलग पुस्तक 16 पुस्तकें बनाई हैं स्वामी जी ने, याद रखना। और सब आप मंगवा सकते हो, और केवल मंगवाना नहीं, उसको किसी अध्यापक से पढ़ सकते हो। तो आइए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की मुख्यता होती है। तो यहाँ पर एक है राज्यः और एक है पुरुषः। राज्य में षष्ठी विभक्ति है और पुरुषा में प्रथमा विभक्ति है। तो इसका अर्थ होता है अलग अलग ही है, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। अब इन दोनों को मिलाकर के हमको समास करना है। तो राजपुरुषः लिखिएगा, राजपुरुषः, एक ही पद हो जाएगा, राजपुरुषः, राजपुरुषः। विभक्तियां दोनों की अलग अट गई है, और एक ही विभक्ति आ गई, राजपुरुषः, एक शब्द बन गया, राजपुरुषः। अब यहां पर यह तत्पुरुष समास कहलाता है, और इसमें पुरुष की प्रधानता है। यहाँ राजा की मुख्यता नहीं है, यहाँ पर राजा का जो सैनिक है उसकी मुख्यता है। यहाँ सैनिक को, उसके पुरुष को, उसके अनुचर को बोला जा रहा है। इसको कहते हैं उत्तर पद प्रधान। तो तत्पुरुष समासों में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी बाद वाले पद की मुख्यता होती है। अव्ययी भाव समास में पूर्व वाले पद की मुख्यता होती है, क्योंकि पूर्व वाला पद अव्ययी होता है, इसलिए उसकी मुख्यता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की मुख्यता होती है। ये तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके 9 प्रकार के भेद हैं। ये जो अभी मैंने उदाहरण दिया है, ये उन 9 प्रकार के भेदों में एक भेद है। जैसे द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ऐसे इनके नाम होते हैं। और उनमें से ये षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है जी। तो तत्पुरुष समास आपके सामने आ चुका है। अब तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास 2 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास 2 प्रकार का, तत्पुरुष समास 9 प्रकार का, बहुव्रीहि समास 2 प्रकार का। अब इसकी क्या विशेषता है बहुव्रीहि समास में? इसमें 2 पदों को मिलाओ, 3 पदों को मिलाओ, जितने भी पदों को मिलाओ, जो उत्तर पद हो, पूर्व पद हो, किसी की मुख्यता नहीं होती इसमें। जिन शब्दों का समास आप करते हो, उन शब्दों में किसी भी शब्द की मुख्यता नहीं होती है, सब गौण होते हैं। पर किसकी मुख्यता होती है? और वो समास बनने के बाद जो शब्द बनता है, वो शब्द जिसके लिए बोला जाता है वो अलग ही रहता है। वो शब्द जो बन के तैयार होता है समास,
और वो सब समस्त पद मिलकर के किसी और को, अन्य व्यक्ति को, अन्य पद को कहते हैं। वो इसको कहते हैं अन्य पदार्थ प्रदान। समस्त पद में जो शब्द हैं उनमें किसी की भी मुख्यता नहीं होती है, सब गौण होते हैं। जो समास से अलग जो रहता है उसकी मुख्यता होती है, इसको कहते हैं अन्य पदार्थ प्रदान, यानी अन्य पद की मुख्यता है इसमें। समास में जो पद नहीं है, जो समास में पद नहीं है, ऐसे पद की मुख्यता है वहां पर। कुछ पकड़ में आ रहा है? अब उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, आप मेरे को थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिए एक बार। देखो किसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी ये दिखेगी मेरे को, बड़ी आंखों वाला या बड़ी आंखों वाली, ठीक है जी। तो दो आंखें हैं ना आप सबकी, किसी के ऐसे तो नहीं एक ही आंख हो, तो दो आंखें हैं, बड़ी अच्छी आंखें आपके। हाँ शेखर जी बहुत अच्छी आंखें। शेखर जी को क्या बोलूं, किसी बहन को बोलूं तो वो खुश हो जाए, तो खैर। तो अब आंखें हैं, विशाले लिखिएगा, विशाले नेत्रे, विशाले नेत्रे, यस्य, विशाले नेत्रे यस्य, सह विशाल नेत्रः, विशाले नेत्रे यस्य सह विशाल नेत्र। विशाले में नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, ये नपुंसकलिंग में शब्द चलता है। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, तो इसलिए विशाले नेत्र शब्द का विशेषण है विशाले। तो विशाले, विशालम विशाले विशालानि, विशालम विशाले विशालानि। तो विशाले नेत्रे, विशाल हैं नेत्र, यस्य जिसके, सह उस व्यक्ति को विशाल नेत्रा कहते हैं। मैं शेखर जी को बोल रहा हूं, क्योंकि विशाल नेत्रा ये किसी और को कह रहा है। किसको कह रहा है? शेखर जी हो या शेखर जी जैसे और भी कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, उस व्यक्ति को विशाल नेत्रा कहते हैं। अगर मान लो मैं किसी बहन को या किसी माँ को, किसी महिला को बोलूं, तो फिर वहां विशाले नेत्रे यस्याह ऐसा कहना पड़ेगा। यस्य तो पुल्लिंग में है और यस्याह स्त्रीलिंग में हो जाएगा। यस्याह सा विशाल नेत्री, नेत्री बन जाएगा वहां पर। विशाल नेत्री, विशाल आंखों वाली। पहले वाला विशाल नेत्र जो है वो विशाल आंखों वाला, क्योंकि विशाल नेत्र या विशाल नेत्री इनमें किसी भी पद की मुख्यता नहीं है। यहां पर ये दोनों पद मिलकर के एक पद तो बन गए, पर ये दोनों पद किसी तीसरे पद को बोल रहे हैं। तो मैं कहा विशाल नेत्रः शेखरः या विशाल नेत्री ज्योति, ऐसा मैं बोल दूं। मेरी बात पकड़ रहे हैं? तो विशाल नेत्रः शेखरः या विशाल नेत्री ज्योति। अब विशाल नेत्रः शब्द में कोई मुख्य नहीं है। यहाँ शेखर जो अलग पद पड़ा है, उस ये दोनों मिलकर के शेखर जी को कह रहे हैं। या विशाल नेत्री ज्योति, ज्योति एक किसी भी स्त्री का नाम मान लीजिएगा, किसी भी महिला का नाम है ज्योति। तो विशाल नेत्री ज्योति। तो विशाल नेत्री में विशाल और नेत्री इन दोनों के बीच में समास हुआ है। ये दोनों अपने आप में कुछ अपने आप को नहीं बता रहे, इनमें किसी की भी मुख्यता नहीं है। लेकिन जो तीसरा पद है ज्योति शब्द, उसके लिए ये दोनों मिलकर कह रहे हैं। ऐसे विशाल नेत्रा जो है ये दोनों मिलकर के शेखरा को कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं इसको अन्य पदार्थ प्रदान, यानी समस्त पद से अतिरिक्त पद की मुख्यता है। यहाँ पर समास शब्द से अलग पद की मुख्यता है। यहाँ पर किसी और को मुख्य बना रही है।
समास तो इनके बीच में हो रहा है, लेकिन ये सब गौण हैं, ये मिलकर के किसी तीसरे को कह रहे हैं। इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। और ये बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है। अब आगे बढ़ते हैं जी। चौथा समास आया, उसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। अब हम देखिए, तीन समास आपने पढ़े पहले। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की मुख्यता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की मुख्यता है, बहुव्रीहि समास में अन्य पद की मुख्यता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की मुख्यता है। अब आया है चौथा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जितने पदों के बीच में समास करो सबकी मुख्यता है। द्वंद्व समास में जितने पदों की मुख्यता, जितने पदों के बीच में समास करो सबकी मुख्यता है। यहाँ पर किसी को गौण बना नहीं सकते। हाँ जी, और उदाहरण लिखो, आपका ही उदाहरण देता हूं मैं। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः च। ब्राह्मणः अलग पद है, ब्राह्मणः विसर्ग, क्षत्रियः विसर्ग, वैश्यः विसर्ग, क्षत्रियः, वैश्यः और शूद्रः। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः। ब्राह्मण अपने आप को कुछ भी मान सकता है, क्षत्रिय अपने आप को कुछ भी मान सकता है, हाँ, और वैश्य अपने आप को कुछ भी मान सकता है, शूद्र अपने आप को भी कुछ भी मान सकता है। अकेले अकेले तो कुछ भी होंगे, जब सब मिलेंगे तो सब मुख्य है। यहाँ पर तो चारों को अलग अलग नहीं रखना, एक ही शब्द बनाना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राः, एक शब्द बना दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राः। बहुवचन कर रहा हूं मैं, शूद्राः। और दो के बीच में अगर मैं समास करूं, ब्राह्मण क्षत्रियौ, ऐसा बन जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रियौ। द्विवचन में तो बन जाएगा ब्राह्मण क्षत्रियौ, दोनों के बीच में समास करेंगे। और तीन के बीच में भी समास कर सकते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः। यहाँ पर बहुवचन आएगा क्योंकि तीन हैं, और चार है तो चारों के बीच में भी बहुवचन आएगा। अब ये सब की मुख्यता है। यहाँ पर पति की भी अपनी मुख्यता है अलग स्थिति में, और पत्नी की भी अलग मुख्यता अपनी स्थिति में, और दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मुख्य हैं। हाँ, ये याद रखना। हटा दिया आपका सब दिमाग का शैतान को हटा रहा हूं मैं, याद रखना। दोनों एक साथ हो जाओ, दोनों मुख्य है। अलग अलग रहो तो भी अलग अलग भी दोनों मुख्य है, और दोनों मिलो तो भी दोनों मुख्य है। क्यों दबा रहे हो एक दूसरे को? ठीक है जी। हम द्वंद्व में रहते हैं ना, द्वंद्व समास में रहो हमेशा, उन्नति जल्दी हो जाएगी आपकी। द्वंद्व समास में रहो, उन्नति जल्दी कर लोगे। और अव्ययी भाव समास में आ जाओ तो भी समस्या आप लोगों की, तत्पुरुष में आ जाओ तो भी समस्या आप लोगों की, और बहुव्रीहि में आ जाओ तो भी आप सबकी समस्या होगी। द्वंद्व समास में रहा करो हमेशा। आगे बढ़ना हो द्वंद्व समास में रहो। क्यों अहंकार पालते हैं आप? हटाओ इन अहंकारों को, द्वंद्व समास में रहो। मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा ये काम करता हूँ, मैं ज़्यादा करती हूँ, फलाना है, सब हटाओ, द्वंद्व समास में रहो। ठीक है जी, सबकी मुख्यता है यहाँ पर। तो मैंने आपके सामने चार समास बताएं, और चारों के जो भेद हो गए सबको मिला करके
कितने भेद हो जाएंगे जी? 16 भेद हो जाएंगे, 16 प्रकार के समास हो जाएंगे आपके। यानी अव्ययी भाव समास 2 प्रकार का है, तत्पुरुष समास 9 प्रकार का है, बहुरी समास 2 प्रकार का है और द्वंद्व समास 3 प्रकार का है। ये सबको मिलाएंगे तो 16 हो जाएंगे। और इन 16 को भी थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो 32 हो जाएंगे। इन 16 को भी तो और विस्तार करेंगे तो 32 हो जाएंगे। तो 32 प्रकार के समास मान लीजिएगा, मोटा मोटा स्वरूप। तो इन समासों को थोड़ा आप समझने का प्रयत्न करेंगे और केवल समासों को नहीं समझना, केवल संधियों को नहीं समझना, इनको समझ करके व्यवहार के साथ अपने आप को भी जोड़ना है। हम किस अविद्या में, किस भ्रांति में रह रहे हैं, किस दुख में जी रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ करके हमें आगे बढ़ना है। तो इन सब बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जो संस्कृत का सामान्य परिचय मेरे को आपको देना था वो संक्षेप से जल्दी से आपको पूरा कर दिया है। अब हम कल से न्याय दर्शन को प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूँ आप सबके पास न्याय दर्शन की पुस्तक पहुँच गई होगी, और जिनके पास नहीं पहुँची हो तो वो लोग, उनको भी पहुँच जाएगी, और जिनके पास नहीं पहुँची तो वो मैंने आपको एक व्हाट्सएप में भेज दिया था। आप ऑनलाइन से या क्या बोलते हैं उसको, PDF में या जो भी है उन्होंने भेजा होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो जब तक नहीं मिली, पुस्तक नहीं मिलेगी, तब तक आप उसमें देख लीजिएगा, PDF में या जो भी उन्होंने भेजा होगा। ऋषिदेव जी ने ये सब व्यवस्था की है, तो आप उसको देख लीजिएगा जिनके पास पुस्तक जब तक नहीं पहुंचती है। तो हम लोग कल से फिर न्याय दर्शन को प्रारंभ करते हैं। न्याय दर्शन का मतलब सूत्री प्रारंभ नहीं हो, पहले उसकी भी तो भूमिका थोड़ी सी रहेगी ना। हाँ, उसकी भी भूमिका रहेगी, न्याय दर्शन की भी तो भूमिका। ये तो भाषा की भूमिका बताइए, ये भी उसी की अंतर्गत है, लेकिन अब न्याय दर्शन की भी कुछ भूमिका रहेगी, वो ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, चिंता नहीं करना। तो कल से फिर हम न्याय दर्शन को प्रारंभ करेंगे। उस पुस्तक को भी सामने रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। समय आपका लगभग पूरा हो ही रहा है। प्रतिदिन आप थोड़ा सा हंसाते हो, आज नहीं हंसाया, आज से लेकिन लड्डू खिलाने पड़ेंगे आपको। माता जी हंसाया, आप हंसा करके तो पढ़ाया मैंने आज, और इससे ज्यादा क्या हंसाऊं मैं? जी जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, धर्मी जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी मुझे ये पूछना था कि जो ये 4 समास आपने लिखवाए हैं, तो एक जो है कर्मधारय समास जिसे हमें बोलते हैं, तो क्या वह इसी के ही अंतर्गत आ जाएगा? वो अलग से है? तत्पुरुष समास के 9 भेदों में एक भेद है कर्मधारय समास। अच्छा जी ओके। और एक लास्ट था कि जैसे ये द्वंद्व समास का आपने एग्जाम्पल दिया, तो हम एक दूसरा समझते, जैसे पति और पत्नी है तो उसको हम दंपति बोलते हैं, तो वो भी इसी में ही समझना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, द्वंद्व समास में ही समझ लो ना। ओके जी जी धन्यवाद। जी 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 जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। कल से हम न्याय दर्शन को प्रारंभ करते हैं। ओ